हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने से या हम कहें कि 2 महीने से मार्केट काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है। काफ़ी उसमें करेक्शन देखने को मिला है, काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में भी बात करें तो पिछले 1 डेढ़ साल से मतलब अक्टूबर 21 के बाद से मार्केट करेक्शन फेज़ में है और इसमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। और मोस्ट ऑफ़ द इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उन लोगों को काफ़ी कोई अभी जो है रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बॉस हम जब ख़रीदते हैं तब तो वो शेयर टूटने लगता है और जब हम किसी शेयर को बेच देते हैं तो वो उसके अंदर रैली देखने को मिलती है, उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही जनरल प्रैक्टिस है और यही चीज़ हम लोगों को इसमें समझनी है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा और इसके अंदर हमें काफ़ी देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो मेंटल गेम का एक एग्जांपल है। तो हमें अपना एक माइंडसेट सबसे पहले तो स्ट्रांग बनाना होगा। तो कभी भी मार्केट में कोई भी रिसेशन या किसी भी तरह की नॉइज़ या किसी भी तरह की अनवांटेड हमें गाइडेंस देखने को मिलती है या कोई भी हमें टिप देखने को मिलती है कि भाई आज मार्केट टूट जाएगा या आज मार्केट में रिसेशन आ जाएगा या पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ जाएगा, तो कम से कम सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना चाहिए। और आप लोगों को सबसे पहले होराइज़न जो है वो लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द इन्वेस्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शंस में ज़्यादा वो खेलते हैं स्टार्टिंग में, जो बिगनर्स होते हैं, और उसी में ही वो काफ़ी लॉस कर जाते हैं। हालांकि उसमें कुछ होता होगा, उनको प्रॉफिट भी होता होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग प्रॉस्पेक्ट में बात करें तो उनको लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है उसमें एक साथ सारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि अपनी कैपिटल को सेव करना है। जितना हो सके अपनी कैपिटल को हमें बचा के रखना है। अगर हमारी कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगी तो हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरीके से हमें रिटर्न मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे पहली चीज़ रखनी है। दूसरा, हमें क्या अपना माइंडसेट बिल्कुल सेट रखना है। चाहे मार्केट में कितने उतार चढ़ाव आए, मार्केट हमेशा भगता ही है दोस्तों। अगर आज बियर मार्केट चल रहा है तो उसके बाद बुल मार्केट भी आएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जितने भी लॉसेस आप पिछले 1.5 साल से 2 साल से देख रहे हैं, जब मार्केट बाउंस बैक करेगा और जब वो मार्केट रैली दिखाएगा तो ये 2 महीने में आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, दुनिया के हर इन्वेस्टर्स के जो है लॉस देखने को मिल रहा है, वो सब ये लॉस झेल रहे हैं। तो मेन बात यह है कि अपने मेंटल लेवल को, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना है। यही एक स्किल है और इसी को हमें शानदार तरीके से मेंटेन करना है। तो जो इन्वेस्टर्स इसमें बने रहते हैं, पैनिक नहीं करते हैं और पैनिक में आके उसको सेल आउट नहीं कर देते हैं, तो वो बचे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें वही मनी को, वही कैपिटल को, वही फ़ंड को इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारे पास सरप्लस है। चाहे वो छोटा सा ही अमाउंट क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है, चाहे वो छोटा सा ही अमाउंट क्यों ना हो। आप धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके इन्वेस्टिंग करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसके बाद आप अपने बड़े लेवल में पोजीशंस बना सकते हैं कंपनीज़ में। तो ये मेन बात है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि हम कंपनीज़ कौन सी सिलेक्ट करें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और सब जगह हमें देखने को मिलता है कि बॉस इन्वेस्टिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक तो लार्ज कैप होती है कंपनीज़, ठीक है, और एक मिड कैप साइज़ कंपनीज़ होती हैं और एक स्मॉल साइज़ कंपनीज़ होती हैं। तो हमें किस कंपनीज़ के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन सेक्टर्स की कंपनीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा इसमें यही ओपिनियन है दोस्तों कि जितनी बड़ी कंपनी है उतना ही कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहली चीज़, अगर लार्ज कैप कंपनी आप चूज़ करते हैं तो अच्छा खासा पैसा लगाएं। मिड कैप कंपनी आप चूज़ करते हैं तो उसमें मिड साइज़ का कैपिटल लगाएं। और अगर आप स्मॉल कैप कंपनी चूज़ करते हैं तो उसमें आप स्मॉल साइज़ का पैसा लगाएं। और दोस्तों, इस वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से सारी जानकारी बताऊंगा, जिसमें कि आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप हो। अब बात करते हैं कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनी, या मिड कैप में कौन सी कंपनी, या स्मॉल कैप में कौन सी कंपनी। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हर सेक्टर की जो मार्केट लीडर कंपनीज़ हैं उनको उठाना है, सबसे पहली चीज़। या मैं कहूँ, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ दोस्तों, तो मैं वही कंपनी पिक करता हूँ जिनके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ। तो जो हमारी कंपनी हमारे आसपास हैं उन्हीं कंपनीज़ को हमें चूज़ करना है, उन्हीं के प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आज हम नूडल्स खाते हैं तो नूडल्स नेस्ले भी बनाता है, नूडल्स टॉप रेमन भी बनाता है, नूडल्स पतंजलि भी बनाता है। लेकिन हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिक्री, सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती है वो कौन से नूडल्स की होती है।
तो वो होती है मैगी की, और मैगी जो है वो किसका प्रोडक्ट है, नेस्ले का प्रोडक्ट है। तो इस चीज़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैराशूट ऑयल हम यूज़ करते हैं, पैराशूट ऑयल बहुत सारे ब्रांड्स के भी आते हैं, लेकिन हमें पता है कौन सा सबसे अच्छा है, मेरे को सबसे अच्छा है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फुटवेयर्स की बात करते हैं तो हम कैंपस भी यूज़ करते हैं, हम रिलैक्सो भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कंपनी के नाम है, तो हमारे हमारे को कहीं इधर उधर नहीं जाना, हमें कोई हिडन जेम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वही चीज़ ढूंढनी है जो हमारे आसपास है, तो वही कंपनीज हमें पिक करनी है और उसके बाद उनके फंडामेंटल्स देखने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लार्ज कैप कंपनीज जो होती है, कई ऐसी भी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जो स्लो ग्रोअर होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल TCS की बात अगर मैं करूँ, IT सेक्टर की, तो TCS कंपनी इंडिया की टॉप 5, नॉट इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज़ में से है। 12 लाख करोड़ का उसका कैपिटल है। तो अब वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि उसका जो ग्रोइंग का जो फेज़ है वो बहुत स्लो है। या फिर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर में, एच डी एफ सी बैंक इतना बड़ा जायंट बैंक है कि उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो ओपिनियन रहता है, मेरा जो इसमें व्यू रहता है वो यही है कि जो लार्ज कैप में फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ हैं उनको चूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज़ मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स के तौर पे चीज़ें समझा रहा हूँ। कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो अपना मोड मेंटेन करती हैं। मोड का मतलब ये है कि कोई भी उनके कंपटीशन में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूँ कि आप वाइट ब्लू सब जानते हैं, सब यूज़ करते हैं। कौन सी कंपनी है, जैसे मैं बात करूँगा तो फेविकॉल है। तो जब भी हम नूडल्स की बात करते हैं तो हम मैगी क्या बोलते हैं, जब भी हम वाइट ब्लू की बात करते हैं तो हम फेविकॉल बोलते हैं। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब इस तरह की ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो क्यों ना हम इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, क्यों हम कोई हिडन जेम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम कोई हिडन जेम ढूंढने की कोशिश करते हैं और मान लीजिए अगर वो सही से नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें तुक्का लगाते हैं, हम उसमें गैसिंग करते हैं, या फिर कोई हमें कहीं से कोई टिप मिलती है कि भाई इस कंपनी में ले लो, 2 दिन में इतना % रिटर्न हो जाएगा, तो हम बिना बात के उस बहकावे में आ जाते हैं और उस ट्रैप में आ जाते हैं और अपनी कैपिटल लॉस कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी अफवाहों से हमें बचना चाहिए। सिर्फ हमें वही कंपनी चूज़ करनी चाहिए जो हमारे आसपास है, जिनको हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाऊँगा। अब लार्ज कैप कंपनी होती है तो लार्ज कैप कंपनीज़ जो हैं ONGC भी है, सेल भी है, बेल भी है। लेकिन ये सब क्या है, ये सारी कंपनीज़ एक तो PSU कंपनीज़ हैं, और ये जो इनकी ग्रोथ होती है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से होती है। तो ये चीज़ हमें समझने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों मार्केट डाउन जाता है, क्यों मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है, क्यों मार्केट ग्रोथ दिखाने लग जाता है, क्यों किसी एक कंपनी का शेयर एकदम डाउन हो जाता है फिर जो है बढ़ जाता है, क्यों सेंसेक्स नीचे आ जाता है, सेंसेक्स ऊपर चला जाता है, डाउ जोन्स जो US मार्केट है ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, क्यों इस तरह के फ्लक्चुएशन आते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो 2 चीज़ें होती है, एक तो इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है इन्फ्लेशन रेट। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हमारा कभी भी कम नहीं होता है। आपने देखा होगा जो महंगाई है वो कभी भी नहीं कम नहीं होगी। चाहे आज 10 रुपये की मिल रही है, 5 साल बाद हो सकता है कि आपको 12 रुपये की मिले, 13 रुपये की मिले, 20 साल बाद वो 20 रुपये की मिले। आज एप्पल फ़ोन है, आज एप्पल फ़ोन 1,20,000 का है, उसके बाद भी ये 1,20,000 का ही रहेगा। तो मेन चीज़ क्या रहती है, मेन चीज़ होती है हमारी इन्फ्लेशन रेट। ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो कि मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाता है। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। तो जब भी क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है या इन्फ्लेशन रेट घटती है तो क्या होता है कि जो हमारे लोन की जो दरें हैं, जो लोन की रेट्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कंपनीज़ खूब लोन उठाती हैं, और जब वो खूब लोन उठाती हैं तो वो अपने कैपेक्स बढ़ाती हैं और अपना एक्सपेंशन करती हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाती हैं। तो सेल्स बढ़ती है उनकी तो प्रॉफिट बढ़ता है, और इस हिसाब से जो मार्केट है उसको क्या करता है, बहुत हाई वैल्यूएशन ले लेता है। तो इसके लिए आप लोगों को पता ही है, इसके लिए जो सबसे अच्छा पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका पी रेशो। उसको देखने के लिए होता है हमारा पी रेशो। तो पी रेशो से हमें देखने को मिलता है कि अभी मार्केट उसको किस तरीके से लेता है, ठीक है। कई पी रेशोज ऐसे होते हैं जो कभी भी कम नहीं होते हैं। कई कंपनी जैसे नेस्ले है, उसका आज भी पी रेशो जो है 86 का है, आज से 10 साल पहले भी ये 76-56 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है। तो जैसे कंपनी, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो कंपनीज लोन उठाती हैं, अपना कैपेक्स बढ़ाती हैं, अपना एक्सपेंशन करती हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है और उनकी इनकम बढ़ती है। तो जब उनकी रेवेन्यू बढ़ेगा, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। तो जो मेन फैक्टर है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी को चूज़ करते हैं उसमें आपको जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी है अर्निंग पर शेयर। अगर अर्निंग पर शेयर, अगर उसकी इनकम, अगर उसका फ़ायदा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है
तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि उसका पी क्या चल रहा है, ठीक है, आप लोगों को उसको ख़रीद लेना है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई कि क्योंकि मेरा ओपिनियन जो होता है, जो मेरा होराइज़न है, जो मेरा व्यू है, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट है वो 10 साल के बाद ही मिलता है दोस्तों। क्योंकि जब 1 सीआर बनाने में कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप 1 सीआर का अपना पोर्टफोलियो अचीव कर लेते हैं, रिटर्न्स अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट के ईयर्स होते हैं उसमें आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर उतने दिन तक देख ही नहीं पाते हैं और हम लोग बीच में ही मैदान छोड़ के भग जाते हैं। तो हम लोगों को यही चीज़ देखनी है और अपना लॉन्ग टर्म होराइज़न रखना है। तो जब कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करेगी तो उसके हिसाब से जो है कंपनी जो है ग्रोथ देगी। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है और जैसे जैसे जो एक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो सबके पास वो पहुंच जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से जो होता है हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है। अब क्या करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने लग जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी फैट की मीटिंग होती है तो 0.25 बढ़ गया, फिर उसके बाद आरबीआई भी बढ़ा देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोन हमारे बढ़ जाते हैं। तो जब लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो कंपनीज़ लोन लेना बंद कर देती है, कम कर देती है या फिर। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कई आईटी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अपने लोन जो है वो कम कर दिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ निकाल रहे हैं क्योंकि उनको नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से उसके अंदर आपको ले ऑफ देखने को मिलता है। तो ये फेज़ होता है फियर का फेज़, जिसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। तो जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है और उसको जब कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है इन्फ्लेशन रेट हर 2 महीने में बढ़ाती रहती है, तो अब हमें क्या करना होता है, उस समय हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो वही सबसे बढ़िया टाइम होता है जब फियर जोन होता है, जब मार्केट फियर फेज़ में होता है, जब वो मार्केट बियर में होता है, तभी हमें इन्वेस्टिंग करना होता है दोस्तों। क्योंकि एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर है पीटर लिंच। मिस्टर पीटर लिंच ने यही बोला है कि अगर आप लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो बियर मार्केट से ही क्रिएट होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को छोटे मोटे फ़ायदे चाहिए या छोटे मोटे इंटरेस्ट चाहिए, आपको रिटर्न चाहिए जैसे लाइक 15,000 का या 10% का, 15% का या 20,000 का, तो आप एफडी में जाएं, वहाँ पे करें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वाकई में आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो ही स्टॉक मार्केट है, वरना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसके अंदर जो है काफ़ी डीमोटिवेट होंगे, आप डिस्करेज होंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो आपको लॉन्ग होराइज़न रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप इसको इस तरीके से देखें कि आप एक कोई एलआईसी की पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, आपने एक एलआईसी की पॉलिसी ली है तो उसको भी तो आप 20 साल नहीं देखते हैं। तो उसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट को ट्रीट करें, तो तब देखिएगा आपकी कितनी वेल्थ क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने टिकट ऐप जो मेरी वेबसाइट है उसको मैं काम में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम, जिसका नाम है एशियन पेंट्स। तो अब बात आती है, अभी मैंने आप लोगों को पूरा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मार्केट में क्यों इन्फ्लेशन होता है, क्यों ऊपर नीचे होता है मार्केट, क्यों बियर फेज में चला जाता है, क्यों वो बुल मार्केट बन जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे अमेरिका ने इतनी करेंसी छापी कि इंटरेस्ट रेट ही ज़ीरो हो गई। इसी वजह से मार्केट इतना रैली देखने को मिली थी, इतनी ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो करेक्शन फेज चल रहा है, और यही एक राइट टाइम है इन्वेस्टिंग करने का। तो अभी मैं बात करूँगा एशियन पेंट्स की। तो एशियन पेंट्स आप जानते ही हैं, हम सब यूज़ करते हैं। जब भी पेंट की बात आती है तो एशियन पेंट ही नाम में आता है। और ये 1970 की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और इसने वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो मैं इसको, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे आपको किसी एक शेयर को जज करना है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आपको हर सेक्टर का, चाहे वो पेंट का सेक्टर है तो उसमें आप मार्केट लीडर चूज़ करें, अगर वो फाइनेंस का सेक्टर है तो उसमें आप मार्केट लीडर चूज़ करें, लाइक एनबीएफसी है तो बजाज फाइनेंस लें, बजाज फिनसर्व लें, ठीक है। उसके बाद अगर वो एफएमसीजी का है तो उसमें आप नेस्ले को लें, ठीक है। उसके बाद पीडीलाइट इंडस्ट्री केमिकल्स का जो है वो मार्केट लीडर है, एसआरएफ है, उसको आप ले सकते हैं। टाइटन जो है वो आपका कस्टमर जो आईवीयर्स है या ज्वेलरी, उसका मार्केट लीडर है, ठीक है। डी मार्ट जो है रिटेल स्टोर्स का लीडर है। तो इस तरीके से आपको कंपनी को चूज़ करना है। तो जब आप इस तरह की कंपनी चूज़ करेंगे तो आपकी जो कैपिटल होगी वो सेव होगी। और दूसरा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है, चाहे आज मेरा मार्केट, मुझे पता है कि बियर फेज़ में चल रहा है, मेरे को बहुत सारा लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस जो है मैंने बुक नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो वो बुक नहीं किया है तो उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। मेरी जो अभी कैपिटल है वो स्वाहा नहीं हुई है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग में सेम डे ही आपको ख़रीदना और बेचना होता है। और अगर मान लीजिए आपको भगवान न करे लॉस हो गया तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जो होती है वो स्वाहा हो जाती है।
तो यही चीज़ से हम लोगों को बचना है। तो अब किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, किस तरीके से ख़रीदना है, आप देखिए। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मैं इसके 5 साल की बात करूँ तो 140% मतलब अभी 1.5 गुना इसने पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। और पिछले 5 साल में इसका ऑल टाइम जो लो था वो 1111 था, और ऑल टाइम उस समय का हाई जो है वो 3590 है। और अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 123 मतलब 123 गुना इसने बना के दिया है, और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये। और आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में आया था 2003 में सिर्फ 21 रुपये से, और अभी जो इसका प्राइस जो हाई गया था, ऑल टाइम हाई गया है, वो 3590 गया है। ठीक है, अब हमें किस तरीके से एंट्री लेनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पॉपुलर मैट्रिक्स जो होता है वो हम लोगों को लेके चलना है। तो ये पॉपुलर मैट्रिक्स जो है वो ये होता है पी रेशो। ठीक है, पी रेशो में क्या होता है कि मार्केट क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी होती है दोस्तों, वो अपनी गाइडेंस रिलीज़ जारी करती है हर क्वार्टर में कि उसके क्या कैपेक्स हैं, वो क्या फ्यूचर प्लान कर रही है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि एशियन पेंट्स जो है होम डेकोर में भी है, और उसके बाद वो और भी इंटीरियर डेकोरेशन और काफ़ी कैपेक्स में जा रही है। तो आप लोगों को उनकी जो फाइनेंशियल वो जो अपनी रिलीज़ करते हैं उसके बुकलेट को आपको पढ़ना चाहिए। और मेनली आप लोगों को बता दूं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस का कोई लेना देना नहीं होता है। बार बार आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं तो जो एशियन पेंट्स के प्राइस हैं वो भी कम हो गए हैं। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं कि 70% जो एशियन पेंट्स के जो पेंट्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड नहीं होते हैं, वो वाटर बेस्ड होते हैं। सिर्फ 30 बेस्ड जो इसके ऑयल्स जो पेंट्स हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो उसको क्रूड ऑयल से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और दूसरा इसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो नंबर 1 है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में काम कर रही है, कितनी ईमानदार है वो, तो किस तरीके से कैपेक्स कर रही है, किस किस सेक्टर में आ रही है। तो एशियन पेंट्स अभी बहुत अपना एक्सपेंशन करने जा रही है, और करीब 3,500 करोड़ का उसका कैपेक्स है अभी आने वाले 5 सालों में वो करने जा रही है। तो मेन बात है आपको क्या देखना है, पी रेशो। तो पी रेशो आप देख सकते हैं इसका 87.66 का है। ठीक है, तो ये 87.66 का है। अभी मैं आप लोगों को दूसरा मैट्रिक्स दिखाता हूँ। दूसरा मैट्रिक्स होता है इसका ये अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो इसका ट्रेडिंग 12 मंथ का चल रहा है वो 38.81 का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों को देखने वाली चीज़ होती है। अब मैं इसके पी रेशो की बात करता हूँ। तो यहाँ पे पी रेशो में क्या करना होता है कि 5 ईयर का यहाँ पे पी रेशो आपको देखने को मिल रहा है 72 है, 3 इयर्स का जो है 87 का है, और 1 ईयर का जो है वो 84 का है। तो आप 3 इयर्स और 1 ईयर का देख सकते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका लो बनाया था इसने, लो पी इसका आप देख सकते हैं कि करीब करीब 82 का बना है, और इसका जो हाईएस्ट पी गया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 102 का है। तो अगर मैं 82 और 102 को डिवाइड करूँ तो उसके हिसाब से भी ये करीब करीब 91 के अराउंड आता है। और जबकि इसका स्टॉक पी अभी जो चल रहा है वो मीडियन पी से कम चल रहा है। तो अभी जो इसका करंट का स्टॉक पी चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रहा है वो 69 का चल रहा है। और यहाँ पे अभी 1 ईयर की बात करूँ तो 84 का है, और 3 इयर्स की बात करें तो हम यहाँ पे 87 का है। और ये हाई पे अभी आप देख सकते हैं कि ये हाई इसने 82 और यहाँ पे ये 119 तक पहुँचा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल अभी फेयर वैल्यू पे है अपनी। ठीक है, क्योंकि ये अपने मीडियन पी से बिल्कुल कम है। तो मीडियन पी मतलब बेसिकली एक एवरेज है, तो ये अपने अपनी बिल्कुल एवरेज से बिल्कुल कम है। तो यही एक राइट टाइम होता है एशियन पेंट जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। मैं अभी कोई स्मॉल कैप या मीडियम कैप की बात नहीं कर रहा हूँ। एशियन पेंट अब सब जानते हैं एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो अगर वो इस मीडियन पी से कम में मिल रहा है और इतने कम पी पे मिल रहा है, तो ये जो अभी इसकी वैल्यू चल रही है 2762, ये बिल्कुल इसकी फेयर वैल्यू है। और मैं अगर होता तो मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करता। ठीक है दोस्तों, अब आगे का कुछ पता नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है कि ये और नीचे देखने को मिले हमें, या हो सकता है ये ऊपर जाए। तो अगर ये मान लीजिए फिर से डाउन होता है तो आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है। और आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि आप लोगों को 10% के उससे इन्वेस्ट करना है। लाइक सपोज़ कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का अगर आपने बनाया है, अगर आपको 1 लाख का आपने सोचा है कि 1 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अभी इसके अंदर 25% करें। ठीक है, तो 25 लाख का आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, फिर वेट करें। ठीक है, फिर वेट करेंगे, देखिए कि किस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप उसमें चाहें तो अभी इन्वेस्ट ना करें, लेकिन ये अगर फिर भी अपने जो मीडियन पे है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो इन्वेस्टिंग करने का
तरीका होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है पब्लिक को कि वो एवरेज अब नहीं करूँ मैं। ये जो क्या होता है कि जब ये 69, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने 2762 पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया और मान लीजिए अभी इसका 3000 हो जाता है, तो पब्लिक नहीं करती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं करना, मेरे को एवरेज डाउन होगा तो करूँगा। लेकिन अगर आप 3000 पे इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज अप कहलाता है, और अगर आप 2700 इस वाले लेवल से नीचे करते हैं तो एवरेज डाउन कहलाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको मीडियन पी देखना, अगर वो मीडियन पी को क्रॉस नहीं कर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर भी अगर ये उससे कम जाता है तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो अभी मैं जैसे मान लीजिए 69 इसका स्टॉक पे ही चल रहा है, और ये अभी इसका जो मीडियन पी चल रहा है यहाँ पे 87 चल रहा है, और 1 ईयर का जो है 84 चल रहा है। तो मैं अगर इसका 86 पकड़ के देखता हूँ, और इसका जो अर्निंग पर शेयर है आप देख सकते हैं, इसका मैं PNL खोल लेता हूँ। यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर चल रहा है वो आप देख सकते हैं 38 का चल रहा है, 38, और जो इसका मीडियन पी है 84। 38 और 84 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा प्राइस निकल के आता है 3192, ठीक है। तो ये इसका फेयर प्राइस है, और ये इससे अभी बहुत नीचे मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल राइट अपॉर्चुनिटी होगी। तो 3000 तक भी मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, 3000 तक भी मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों को करंट पी नहीं देखना, आपको मीडियन पी देखना है। तो मीडियन पी में आप देख सकते हैं कि जो अभी इसकी करंट प्राइस निकल के आती है, जो एक फेयर वैल्यू है वो है 3192, और ये अभी किस पे ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अभी जो है 2762 पे कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी राइट अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब वो हाई पी पे जब वो ट्रेड कर रहा होता है तब हमें उसमें नहीं करना चाहिए, हमें उसके मीडियन पी से उसको कंपेयर करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों को समझाऊँ अभी, अब मैं आपको दूसरी कंपनी के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं पेज इंडस्ट्री, ये भी कोई दोस्तों को ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सब समझाना चाहता हूँ। अब आप देखिए इसके अंदर जो इसका प्राइस चल रहा है वो अभी चल रहा है 37,903 का, ठीक है। पब्लिक को ये लगता है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा विद डेटा कि ये अभी महंगा नहीं है, बिल्कुल फेयर वैल्यू पे चल रहा है। आप देखिए अभी इसका स्टॉक पी क्या चल रहा है, 61 का चल रहा है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके मीडियन पी की। तो अगर मैं मीडियन पी 3 ईयर का देखूं तो आप देख सकते हैं 97 का है, और 1 ईयर का कितना है 75 का है। तो 97 और 75 का अगर हम एवरेज करते हैं तो लगभग जो आता है वो 88 का मान लीजिए। अगर आप 88 का मान लेते हैं तो आप इसका जो फेयर वैल्यू देखेंगे वो कितनी निकल के आती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अर्निंग पर शेयर है ट्रेडिंग 12 मंथ का कितना है 612। तो 612 को हम 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल के आता है दोस्तों 53,856, ठीक है। और यही इसका ऑल टाइम हाई है, और आप देखिएगा यही इसका ऑल टाइम हाई है। आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहीं के लगभग इसका ऑल टाइम हाई होगा। ये देखिए 54,839 इसका ऑल टाइम हाई था। तो ये इसकी फेयर वैल्यू थी, और ये अभी फेयर वैल्यू से कितना नीचे आ गया ये देखिए आप 37,903। तो दोस्तों मैं यही समझना चाह रहा हूँ आपको कि प्राइस से हमें कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। अभी इसका प्राइस 37,903 का है, लेकिन ये बहुत ही फेयर वैल्यू पे है। अगर आप लोगों के पास इतना फंड है तो आप इसका एक ही शेयर ख़रीद के देखिए, और फिर देखिए कि इसने क्या कमाल के रिजल्ट्स बना के दिए हैं। आप इसका अर्निंग पर शेयर देखिए आप 612 का तो अभी हो चुका है, अभी एक और क्वार्टर आना है। ये सिर्फ इसलिए टूटते हैं दोस्तों क्योंकि ये हमेशा मार्केट में हाई एक्सपेक्टेशन देते हैं, मतलब ये जो एस्टीमेट लगाते हैं उससे भी ज़्यादा उसमें ये रिटर्न्स बना के देते हैं, उससे भी ज़्यादा ये अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा चलते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इसमें रैली देखने को मिलती है। लेकिन अभी पिछले क्वार्टर में इसने इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया था, हालांकि इसने जो अपनी एक्सपेक्ट किया था उसी के हिसाब से इसका रिज़ल्ट था, लेकिन मार्केट इससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उस हिसाब से इसने नहीं दिया रिज़ल्ट, फाइनेंशियल रिज़ल्ट, तो ये टूट गया। तो इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला, तो यहीं पर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है। आप इसके देखिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए इसके क्या शानदार है, 48%, 46%, मतलब डबल डिजिट में इसके प्रॉफिट ग्रोथ हैं, डबल डिजिट में इसके रिटर्न इन इक्विटी है, और डबल डिजिट में इसके स्टॉक प्राइस का CAGR है। और जहाँ पे हम इसके अगर मैं इसके रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इसके पास बोरोइंग है वो सिर्फ 153 की है, जो कि एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और यहाँ पे इसके पास रिज़र्व 1304 करोड़ का है।
तो यही दोस्तों, हमें कंपनी जो है शानदार होती है और इसी तरह की कंपनीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही एक राइट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। हो सकता है कि कई कंपनी ऐसी हों जो आपको 70-80 रुपये में मिल रही हो, लेकिन वो बहुत हाई वैल्यूएशन में मिल रही हो। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को जज करनी है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आप मीडियन पी देखें, मीडियन पी को आप अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करें तो आपको एक फेयर वैल्यू मिल जाएगी। आप इसके अंदर 3 साल का, 1 साल का आप लें, आप चाहे कोई भी सेक्टर को लें, लार्ज कैप लें, स्मॉल कैप लें, मीडियम कैप लें, लेकिन उसका मार्केट लीडर लें और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो कंसिस्टेंट अर्निंग्स दे रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो जिसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, जो कंसिस्टेंट अर्निंग दे रही है वही सबसे एक कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है। क्योंकि कहीं जब हम अडानी की बात करते हैं तो आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर्स तो कुछ है ही नहीं उनकी, सिर्फ उनको मार्केट भगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनी से हमें बचना है, इन कंपनीज़ के ट्रैप से हमें बचना है। तो आप लोगों को अपनी अर्निंग पर शेयर, इनकम और रेवेन्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसकी बैलेंस शीट पे ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ कि उसका पीई क्या चल रहा है। और फिर आप उसके मीडियन पीई के साथ और अर्निंग पर शेयर जो है ट्रेडिंग 12 मंथ की आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको एक जो फेयर वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। फिर आप देखिए कि अभी उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है। अगर वो उससे नीचे चल रहा है तो दैट विल बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया, ये अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग। थैंक यू।